हाँ, कैसे कैसे आपने ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि रात में पढ़ाई करना फायदेमंद है? तो ये कितने कितने आपने कितने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस किए? कंटिन्यूसली नहीं, कितने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन? आपका अपना जो है ऑब्जर्वेशन क्या जनरलाइज किया जा सकता है? हाँ, आपने मान लिया लौकी खाई और लौकी से आपका वजन कम हो गया, तो आप पूरी दुनिया जहान को लौकी ठेल दोगे? क्यों? हाँ या तुम लोगों से उस दिन भी मैंने बताया कि तुम्हें कितने ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, तुम लोग एक ही एक ऑब्जर्वेशन पे क्यों कर रहे हो? गुड, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपने साल दर साल पेपर एनालाइज किया और पेपर एनालाइज करके क्या मिला आपको कि साहब हर साल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। किसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जिस साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस बार आप अपीयर होने वाले हो, उस बार भी आप क्या करोगे? रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्यों? क्योंकि उसी में से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आपको इंडिविजुअल्स कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल या एक आदमी के एग्जाम्पल से नहीं चलेगा, आपको कई सारे एग्जाम्पल लेने होंगे। ठीक, मैंने भी जब आपको समझाना शुरू किया था तो मैंने कई सारे ऑब्जेक्ट्स से जिनको गिराया था, मैंने कहा भाई ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है। हाँ, तो जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लोगे, स्पेसिफिक केसेस लोगे, तब उसके बाद आप एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचोगे। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल इंडक्टिव का? ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग तंबाकू, गुटखा या सिगरेट का सेवन करते हैं? कुछ लड़कों ने नजरें चुरा ली, इसका मतलब है कि वो करते हैं। कुछ लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है तो इसका मतलब वो भी करती हैं। हाँ, लो, हंसने वाली कौन सी बात है भाई? आपने अपने गांव में, अपने परिवार में देखा होगा कि फलाने चाचा तंबाकू खाते थे, माउथ कैंसर हो गया। किसी दूसरे को देखा वो गुटखा खाता था, माउथ कैंसर हो गया। किसी और को देखा वो सिगरेट पीता था, लंग कैंसर हो गया। किसी और को देखा कुछ और चीजें करता था, लिवर का कैंसर हो गया। तंबाकू से ही रिलेटेड कुछ और खाता था। वो एक वो आता ना, क्या नाम है उसका, मुसा का गुल, देखो कि नहीं, एक दंत मंजन आता है जिसमें तंबाकू होता है। गांव की महिलाएं जो है डायरेक्ट तंबाकू नहीं ले पाती क्योंकि वर्जित है महिलाओं का तंबाकू लेना, ऐसा माना गया है। ठीक है, मुझे बड़ी इस बात पे आपत्ति, काहे मरने का अधिकार काहे पुरुषों को ही हो। हाँ हाँ, और क्या? तो वो मुसाका गुल इस्तेमाल करती हैं, परिणाम उनको भी किसी न किसी तरीके कैंसर हो जाता है। कंक्लूजन, तंबाकू सेवन कैंसर पैदा करता है। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, तंबाकू जानलेवा है। ठीक, ये कंक्लूजन, जनरल कंक्लूजन आया कहां से? हाँ, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस पे। पर एक इंडक्टिव रीजनिंग के साथ एक प्रॉब्लम भी है। क्या? ये कभी कंप्लीट नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है जब कंप्लीट हो। आप कहोगे साहब हाँ ठीक है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, पर एक तो हमारे 99 साल के दादा हैं, जब तक दिन में 4 बार बीड़ी उनकी ना फूंक ली जाए, हाँ, उनका हाजमा नहीं सही रहता। कौन कहे उनको जो है कैंसर होने को? ना उनको शुगर है, ना बीपी है, ना आर्थराइटिस है, ना बुढ़ापे का कोई रोग है। अभी भी उनका बस चले तो वो मैराथन दौड़ लें। उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो पूरी जिंदगी बीड़ी फूंक दिए, अपनी जिंदगी ही फूंक दिए बीड़ी में, और उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक,
तो आपके एक इंडक्टिव रीजनिंग के बेस्ड जो एजम्पशन आपने ड्रॉ किया है, जो जनरल कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है, उसको ध्वस्त करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने कोरिलेशन पढ़ लिया होगा ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा है? अरे भाई कहाँ, आज तुम कहाँ आ गए? होली खेलने आए हो? हाँ, बस ऐसे ही? तो बाकी दिन बस ऐसे ही नहीं आए? स्टैटिस्टिक्स क्लास में आए थे, मेरी क्लास से नफरत है। ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे इसको एग्जाम में नंबर देते समय। हाँ, अपने पेपर में आपसे नफरत कर लेंगे। हाँ, कोरिलेशन कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, पहले बता दो। तो बोल क्या ले रहे हो भाई? क्या होता है कोरिलेशन? हाँ, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साहब अगर x के मान में कुछ परिवर्तन हो और y के मान में भी कुछ परिवर्तन हो साथ ही साथ, तो हम क्या कहते हैं कि x r y, एक काम करते हैं इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट होता है, कुछ वैल्यू निकालते हैं ना। अगर x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो कैसा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव। और अगर x घट रहा है और y भी घट रहा है तो थप्पड़ खाओगे, पॉजिटिव। सवाल की फ्रेमिंग ऐसी कर दो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। ये भी मेंटल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, नेगेटिव कब होगा? जब x बढ़े और y घटे, तब नेगेटिव होगा। या फिर x घटे और y बढ़े। ठीक है, चलिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लेते हैं। कॉजेशन भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कारणवाद का सिद्धांत पढ़ाया है? किसी ने नहीं पढ़ाया? सोच समझ के बोलना, नहीं तो मैं क्लास यहीं बंद करूंगा और चला जाऊंगा घर। हाँ, किसी भी घटना का कम से कम एक कारण होता है, कहीं पढ़ा है? क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? और उसमें ये पढ़ाया गया है कि नहीं? और हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं कॉजेशन कि जब जब x होगा तब तब y भी होगा, और जब x नहीं होगा तो y भी नहीं होगा। पढ़ाया कि नहीं? इसको कारणवाद का सिद्धांत कहते हैं, कॉजेशन कहते हैं। पर तुम लोगों को गांजा फूकने, दारू पीने से फुर्सत मिले तब तो तुम लोग को कुछ याद रहे। क्यों बताओ? 5 का स्क्वायर बताओ। हाँ, 5 का स्क्वायर 55। हाँ, और क्या? अरे 25 कहाँ से बता रहे हो? अच्छा चलो, 23 माइनस 22 बताओ कितना हुआ? हाँ, 31 कर दो। क्या करना है? 10 ना? 23 माइनस 22 10। हम बता रहे हैं, हम, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बस मैं वो सप्लायर को ढूंढ रहा हूं जो माल सप्लाई कर रहा है। लड़कों का तो समझ में आता है क्यों बर्बाद हैं। जनजी की लड़कियां उनसे एक कदम आगे निकल रही हैं। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं हो, दिमाग में कंफ्यूजन है। हाँ, हिंदी नहीं आती? चलिए, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कि हिंदी नहीं आती हो तो क्लास छोड़ दो। नहीं तो फिर हो जाएगा तुम महाराष्ट्र में थोड़ी हो कि मराठी नहीं आती है तो छोड़ दो। हाँ, अब हिंदी नहीं आती तो भगवान है मालिक। चलिए, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। मैं क्यों कोरिलेशन और कॉजेशन की बात कर रहा हूं? कहीं ना कहीं जब हम इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग करते समय हम कोरिलेशन को कॉजेशन से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, कोरिलेशन से कॉजेशन को कंफ्यूज करने का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ सहसंबंध पाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम ये पाते हैं कि भैया x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और हम इसी रिलेशनशिप को क्या मान लेते हैं कि जब जब x होगा तब तब y होगा। तो जैसे इन्होंने कहा
कहा साहब मैं रात में जो है लगातार मैं आपकी बार इस सेमेस्टर में पढ़ी और मेरे नंबर अच्छे आ गए, तो इसका मतलब है रात में पढ़ना अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, 5 स्टूडेंट्स, तो पांचों को अलग अलग ऑब्जर्व किया था कि एक साथ ऑब्जर्व किया था? अलग अलग ऑब्जर्व किया था, तब तो ठीक है, क्योंकि 5 स्टूडेंट मिलके पढ़ नहीं सकते। आप लोगों कभी ग्रुप स्टडी की हो तो आपको पता होगा, ग्रुप स्टडी में बस स्टडी नहीं होती, बाकी सब होता है, हंसी होता है, मजाक होती है, मौज मस्ती सब कुछ होगा, बस पढ़ाई सबसे आखिरी में वो कोने में बैठ के ताक रही होती। कर लो तुम, कर लो, पहले यही कर लो तुम लोग। हाँ ठीक है, what you have to do, you have to take individual observations, ठीक है, और आपके ऑब्जर्वेशन जितने ज्यादा होंगे कंक्लूजन उतना ही आपका सॉलिड होगा। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हम आए, डिडक्टिव रीजनिंग का कोई एग्जांपल देगा? हाँ बताइए, डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल। बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हो? हाँ, अरे आम आदमियों के जैसे बात करो भाई, बायोलॉजिस्ट जैसे बात ना करो। एक लड़की स्कूटी चलाते हुए आ रही थी, सामने से हाथियों का झुंड आ रहा था। लड़की ने ब्रेक मारा और हाथियों के झुंड के सामने रुक गई, और हाथियों का झुंड भी रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बेचारा डर के भाग गया। ठीक, उसके नीचे लिखा हुआ था, जब पापा की परियां गाड़ी चलाती हैं तो हाथी भी डर जाते हैं। ठीक, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इंडक्टिव का, डिडक्टिव का? क्यों, पापा की परियां क्या हैं? क्या है पापा की परियां? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। जनरल, ओबीसी, एससी तो है ही नहीं, ये यूजीसी ना ले आओ बीच में। हाँ, वैसे आ भी सकता है भैया, क्योंकि उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, पापा की परियां जनरली हम लोग किस किस चीज की, ये इसका जो कॉनोटेशन है वो क्या है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, पापा की परियां मतलब लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये एक। हाँ, अब ये कह रही, ओ सवेरे 2 लोग को ठोक के आ रही हैं। हाँ हाँ, वो मतलब उतना इतना सीरियसली लेती मेरी मजाक को, कहती नहीं सर मैं कहाँ सर, ठीक है, मैं तो ई रिक्शा चला रही थी। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या भाई, हम लोग जब इस तरीके से टोंट मारते हैं, टोंट मारना ही हो ना, ठीक है, और ये टोंट कौन मारता है? इधर बैठे हुए ज्यादातर लोग। ठीक, लड़कों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मम्मी के मगरमच्छ। हाँ, अगर वो पापा की परियां हैं तो ये घावड़ जैसे मम्मी के मगरमच्छ हैं, जो खा के बस लेटना जानते हैं, इनको हिलाओ नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि न्यूटन के सारे नियम गए तेल लेने। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई बाह्य बल भी लगे तब भी हम नहीं हिलते। ठीक, अनटिल अनलेस बांस ना हो। ठीक है, चलिए, डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो और कोई बड़ी गाड़ी वाला एक्सीडेंट करे, तो हम लोग सबसे पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? ऐसे लिखवाया जाएगा। हाँ, बड़ी गाड़ी वाले की ही होगी। हमारा जनरल कंक्लूजन क्या निकलता है तुरंत, कि गलती किसकी होगी? बड़ी गाड़ी वाले की होगी। जब डैश कैम देखा जाता है तो पता चलता है भैया गाड़ी अपनी स्पीड से जा रही थी, नॉर्मल थी, ये बगल से जा रहे थे, अचानक इनका मन किया कि आओ चलो गाड़ी के नीचे जाके देखते। ठीक है, देख तो लिए, बस बता नहीं पा रहे। अब पहला, या हो सकता हो अगर रात में ऐसा हुआ है
और कोई फुटपाथ पे सो रहा था, हाँ, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्योंकि हमने एक जनरल कंक्लूजन हमारे दिमाग में है क्या, कि गाड़ी कौन चला रहा था? हिरन चला रहा था, हाँ, भाई थोड़ी चला रहा था, भाई गाड़ी चलाते नहीं है, हाँ? तो हम लोग के दिमाग में आता है कि हाँ, पक्का ये या तो दारू के नशे में रहा होगा या फिर बहुत अमीर बाप की औलाद होगा। ये जो कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही एक चीज बनी हुई है, ठीक है? आप खुद देखिए, जब आप यहां से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, जो कि अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको फिगर बना के बताया था कि दैट्स अ टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप मतलब एक्सपीरियंस से, मेमोरी से, लर्निंग से आपके, और कहाँ आ रहा है? आपके कंक्लूजन तक आ रहा है। दैट इज अ टॉप डाउन प्रोसेस। बॉटम अप में क्या था? आप एक एक करके ऑब्जर्वेशन करते हो और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन, एक जनरल कंक्लूजन बनाते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप। आप लोगों को हैंडल करते करते एक चीज समझ में आई, कुछ दिनों पहले जो है एक आर्टिकल छपा था कि जेन जी इज द ओनली जनरेशन विच इज कंसिडर्ड टू हैव अ लो IQ एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। पढ़ा था ये आर्टिकल किसी ने? जेन जी की IQ प्रीवियस वालों से कम मानी गई है, मतलब एक स्टडी में दावा किया गया था। मैंने इसका विरोध किया, फिर मैं क्लास पढ़ाने आ गया, फिर मैंने उसका समर्थन कर दिया। क्या करूं? आप लोगों से ऑब्जर्व करके समझ में आया कि नहीं, बंदे ने कुछ ना कुछ तो करा है, ठीक? मैं जेन जी झेल रहा हूं, अभी उसके बाद जेन अल्फा और जेन बीटा भी आ चुके हैं। वो अभी नर्सरी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, क्लास 1st 2nd 3rd में पढ़ रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, और उनको पढ़ाने तक तो मेरी नौकरी बनी रहेगी, तब तक रिटायर नहीं होऊंगा। क्या हाल होगा उनका? और तो और ऐसे झल्ले टीचर मिलेंगे, जेनजी वाले भी तो तब तक टीचर बन जाएंगे, हाँ? ऐसे टीचरों के हाथ में अगर कमान रहेगी तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग हर रोज बादाम खाएं और अपना IQ बढ़ाएं, हाँ, धोखा ना खाएं। कहीं से आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है, ठीक है? वो गलत है, बादाम ही खाएं, धोखा ना खाएं आप लोग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग के पास हर रोज कुछ ना कुछ एग्जाम्पल रहते ही हैं, और हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार, इंडक्टिव डिडक्टिव के बीच में। अच्छा, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप वॉलेंटरली कर रहे हों, हाँ, अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप क्या करते हो, वो अपने आप आपका प्रोसेस चलता रहता है। आपका कोई दोस्त आया जो कि क्या है, ठाकुर है, ठीक है, और दिमाग में क्या बना हुआ है? ठाकुर कैसे होते हैं, ठीक? अक्खड़, बात बात पे गुस्सा, बुद्धि घुटने में, ये सारी चीजें अपने पड़ोस में ना देखें, ठीक है? सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक? चिढ़ाने के लिए हम लोग यारी दोस्ती में करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, हम लोग यही कहते हैं भाई, हम ही लोग थे, BHU में थे, और आप बनारस में जाइए तो बनारस में चंदौली के जो ठाकुर हैं वो बड़े बदनाम। उनके लिए कहा जाता है कि भैया चंदौली के ठाकुर, चंदौली और गाजीपुर के ठाकुरों का कोई भरोसा नहीं, सब आसपास के जिले, क्या लोग कोई भरोसा नहीं, कब किस बात पे उखड़ जाएं, कब किस बात पे खुश हो जाएं, ठीक? तो हम लोगों ने एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि इनकी बुद्धि कहाँ है, घुटने में। तो एक हमारे सीनियर थे, और जब भी आए तो एक मतलब मेरे ही सीनियर, वो जब भी उनको देखे तो अपने घुटने पे ऐसे हाथ फेरने लगे। बस इतना करना होता था, वो गुस्सा के उठ के चले जाएं, चाय वाय लिए रहे, चाय फेंक दें। क्या साला जब भी आता हूं तुम लोग को मजाक है सूझता है क्या? देखा, बस इसीलिए, अरे यार मैं अपना घुटना सहला रहा हूं, तुमसे क्या मतलब? तो हम लोग बहुत सारे इस तरीके के छोटे बड़े हर समय कहीं ना कहीं एक इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस चलता रहता है। पर ये रीजनिंग हम करते क्यों है? कभी ये सवाल दिमाग में आया आप लोग? इतने दूध फट जाए तो चाय खट्टी होती है? नहीं, मैंने आज तक कभी खट्टी चाय नहीं पी, तो बहुत बार दूध फटी हुई दूध की चाय पी है। पनीर खट्टा होता है क्या? किसका पनीर खट्टा होता है भाई? देखो ऐसा है, पनीर को अगर फाड़ने के लिए आपने नींबू का इस्तेमाल किया है तो पनीर खट्टा होगा,
बेटा तुम उसको चीज बना रही थी, तुम ठहरी विदेश की, तुमको लगा अरे जो है कहते कॉटेज चीज बन जाएगा। पनीर तुरंत बनाया जाता है, तुरंत खाया जाता है, उसको काफी दिन तक रखा नहीं जाता है, फिर उस पर हरा हरा पेड़ पौधा लग जाता है। हाँ, तो उसको जो है ये कह रही हमने सर ग्रीन पनीर खाया है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूं मैं तो मुझे ग्रीन पनीर पसंद है। वो सड़ चुका है, फंगस लग चुका है उस पर। ठीक है, जब आप पनीर फाड़ोगे, कई तरीके हैं पनीर फाड़ने के, ठीक है, तो आप अगर नींबू डालोगे तो हल्का खट्टापन उसमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज पनीर का एज सच कोई टेस्ट नहीं होता, एक्सेप्ट इलाहाबादियों को छोड़कर, उनको बड़ा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। कभी नोटिस किया इलाहाबाद में जितने नॉन वेजिटेरियंस, मतलब जो वेजिटेरियंस हैं, पनीर उनके लिए पता नहीं कौन सी बड़ी निधि है, इतना इतना ज़्यादा पेट खराब हो भाई पनीर खाते हैं, दिन अच्छा है भाई पनीर खाते हैं, भाई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया भाई पनीर खाते हैं, हाँ भाई जो कहते हैं आज परीक्षा का मैं फेल हो गया भाई पनीर खाते हैं। अबे तुम पहले पनीर ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। शादियों में जाइए, अभी मैं एक रिसेंटली परसों तरसों अपने आप लोगों में कितने लोगों का डिफेंस है, तो आपके गुरुजी की शादी हो गई अभी 2-4 दिन पहले, तो उनकी शादी में गया था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ लोग थे पनीर के स्टॉल पे गए, पनीर की सब्जी के स्टॉल पे ग्रेवी हटा रहे थे, पनीर निकाल निकाल के डाल रहे थे, केवल पनीर। मैंने कहा भाई ग्रेवी भी होती है साथ में पनीर की सब्जी में, वो नहीं खाना है, केवल पनीर खाना है। पनीर का सच कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, कि एक वो माइल्ड सा टेस्ट होता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में और कोई एग्जांपल आप लोग जगहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग में पहले सोच लो फिर बोलना। तो बेटा ज्योमेट्रिकल कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 3 एंगल हैं, कोई और बताओ जो ट्रायंगल ना हो। अरे कोई और बताओ ना, ये तो फैक्ट है। ठीक है, मैं डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि हम लोग रीजनिंग करते ही क्यों हैं? हाँ, रीजनिंग की डेफिनेशन याद है क्या है? क्या थी रीजनिंग? व्हाई वी डू रीजनिंग? बट बिफोर गोइंग टू दैट, व्हाट इज रीजनिंग? तर्कना क्या है? हाँ, an evaluative process to assess the given information, the facts. हाँ, तो आप उनका मूल्यांकन करते, पर ये कर क्यों रहे हैं मूल्यांकन? क्यों कर रहे हैं ये जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम सूचनाओं का, आंकड़ों का? हाँ, तो मेक अ राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आखिर हमें तर्कना करने की जरूरत क्यों पड़ती जब हमसे निर्णय लेने के लिए कहा जाता है? और डिसीजन मेकिंग इज कंसीडर्ड टू बी द टफेस्ट पार्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप कह दो कि निर्णय ले लीजिए, वो बचते हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने वाली कॉग्निटिव फैकल्टी है। इफ यू आर अ डिसीजन मेकर, दैट डजंट मीन कि आप अच्छे डिसीजन मेकर हो, खराब डिसीजन मेकर हो। क्यों? क्योंकि डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको सही या गलत बाद में साबित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजंस, देयर इज ओनली डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक इट राइट और मेक इट रॉन्ग। आप अपने कर्मों से उसको सही या गलत साबित करते हो। कोई भी ऐसा डिसीजन अपने आप में जब आपने लिया है तो सही या गलत नहीं होता है। ठीक, एक दौर था जब आप लोगों को भी याद होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें ई मनी की तरफ चलना चाहिए। ई मनी का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉनिक मनी, कैशलेस होना चाहिए। तो कई लोगों ने विरोध किया, कहा कैशलेस इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम, ये वो फलाना ढिमकाना। ये बात है 2015 के आसपास की। 2016 के आसपास से, 16 या 17 के आसपास से पहली बार हमारे देश में क्या इंट्रोड्यूस हो गया? कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा?
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस जो कि यूनिफाइड होगा। और उसको लेके सबसे पहला जो ऐप लॉन्च हुआ उसका क्या नाम था? हाँ, और उसके बाद फिर एक लाइन से जो है कहते हैं एप्लीकेशंस आने लगे। सॉरी, मैंने वो पॉलिटिकल वाला भीम लिख दिया है। हाँ, मैं पॉलिटिकली इंस्पायर हो गया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मुझे जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, ये BHIM है, इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? चलो, इसके अलावा और कौन कौन से ऐप्स आ गए? जीपे, हाँ, फोन पे। सबसे ज्यादा जिसने नाम कमाया वो कौन सा था? पेटीएम। पेटीएम करो भाई, मुझे समझ नहीं आता, कर तो चुके हैं, कितना पेटीएम करें? और करने के बाद बोलता है, ये नहीं कि पहले बोलो। ठीक, चलिए। वो डिसीजन जब लिया गया था तब ये हुआ था कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, बट आज की डेट में पूरी दुनिया भर के लोग हमारे इस पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के दीवाने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी अभी आए। हाँ, कौन आए थे? कोई जानता है फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम? इमैनुअल मैक्रोन ना। वो भी आए, वो भी कहते कहते यार कितना अच्छा लगता है कि एक ठेले वाला भी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लेके बैठा हुआ है। और दूसरी क्रांति पेटीएम ने एक और की, वो कौन सी थी? साउंड बॉक्स। उससे पहले क्या होता था कि मैं जब से यूपीआई आया है उसके कुछ दिनों बाद से ही मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, पर वहां पे एक दिक्कत होती थी। पहले तो 2-3 लोगों ने उस पर बड़ा काम किया है। फोन पे ने काम किया कि कोई भी क्यूआर कोड हो और कोई भी एप्लीकेशन हो, उससे वो इंटीग्रेट हो जाएगा, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, पेटीएम ने किया कि भाई पहले जब हो जाता था तो उस बंदे को चेक करना पड़ता था मैसेज आया कि नहीं आया, हाँ, अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पेमेंट फेल्योर भी काफी होते थे। और आप लोगों ने भी झेला होगा एडमिशन के दौरान, कई दफे आपका पेमेंट कट गया होगा पर पेमेंट हुआ नहीं होगा और आप लोगों को दोबारा करना पड़ा होगा। तो इन सब से बचने के लिए पेटीएम ने क्या किया, एक साउंड बॉक्स डेवलप किया जो जैसे ही मैसेज रिसीव होता है वो बता देता है कि इतने पैसे रिसीव हो गए। या आखिर किसी के डिसीजन की ही तो देन है ना। अगर किसी समय सरकार ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या होता? दिक्कत होती। सरकार ने एक और डिसीजन लिया। अब देखिए, डिसीजन उस समय तो लोगों को बड़ा सही लगा, पर जैसे जैसे उसकी रियलिटी सामने आती गई पता चला कि दैट वाज अ बैड डिसीजन। कौन सा? हाँ, 500 और 1000 के नोटों की सरेआम कत्ल करना। मित्रों, आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। परिणामतः हम और आप सब लोग, कितने लोग उस समय कितने बड़े थे? 2016 में कितने बड़े थे आप लोग? 8-10 साल के रहोगे? हाँ, 4 साल का कौन था भाई? 2012 की पैदाइश नहीं हो बेटा तुम लोग। हाँ, 11 में पैदा हुए हो? 11 साल के था। हाँ, वही सोच रहा हूँ, कुछ ज्यादा जल्दी आ गए क्लास में। हाँ, तो 10-12 साल के रहोगे, आप लोगों को पता चला होगा कि अचानक से मम्मी ने ऐसी ऐसी जगहों से पैसा निकाला होगा जहां से आप लोगों को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। हाँ, महिलाओं में एक, इसको स्त्री धन कहा गया है, और ये जो कहते हैं, और पिताजी ने भी ऐसी ऐसी जगहों से पैसा निकाला होगा कई जगहों पे। हाँ, नहीं निकाला, चलो ठीक है। पर बड़े लोगों के यहाँ से, किसी के यहाँ से टॉयलेट से, किसी के यहाँ कमोड से, किसी के यहाँ के बेड के गद्दों से जो है पैसे निकलने शुरू हुए और सब लोग लाइन में लग गए। क्या कराने? अपने 500 और 1000 के नोट बंद कराने। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2000 का लपलपाता हुआ जीपीएस वाला नोट, जिसमें जीपीएस चिप लगी हुई थी। ठीक, परिणाम 6 से 7-8 सालों बाद 2000 के नोट को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था कि करप्शन रुकेगा, लोगों का जो कहते हैं काला धन संचय करने का जो प्रवृत्ति है वो रुकेगी, वो और बढ़ गई।
तो डिसीजन सही या गलत भविष्य बताएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू फियर ऑफ फेल्योर, किसकी वजह से, फियर ऑफ फेल्योर की वजह से हम लोग डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार होते हैं, डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस जानते हैं क्या होता है? डिसीजन पैरालिसिस होता है यूपीए 2 की सरकार। कौन? यूपीए 2 जान रहे हो? मनमोहन सिंह साहब की जो आखिरी सरकार थी, जिसमें वो आखिरी बार प्रधानमंत्री बने थे, हाँ, 2014 से पहले की जो सरकार थी वो यूपीए 2 की सरकार थी। ठीक, उस सरकार में डिसीजन पैरालिसिस बहुत हावी था। कैसे? आपको क्या लगता है यूपीआई किसकी देन है? मोदी जी की? इसका लेआउट, इसका स्ट्रक्चर सब यूपीए के कार्यकाल में हुआ। ठीक, तमाम तरीके की जो अच्छी योजनाएं हैं वो यूपीए के कार्यकाल में बनी, पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहां पे या तो फियर ऑफ फेलियर कह लो, या तो लाल फीताशाही कह लो, किसी भी वजह से वो निर्णय फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाए कि हाँ भैया चलो इसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, एक और स्कीम है जो बहुत फायदेमंद हुई, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जो लाभार्थी है केवल सीधे उसके अकाउंट में चीजें जाएंगी। ये स्कीम भी किसकी थी? ये स्कीम भी यूपीए सरकार की थी, पर नहीं इंप्लीमेंट हो पाई। बाद में आए एक सज्जन और उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ वो बंदा डिसीजन लेता है, वो कहता है चलो देखा जाएगा, बाद में झेल लेंगे। हाँ, क्योंकि बटन कोई भी दबाओ, सरकार हमारी बनेगी तो डिसीजन लो धड़ल्ले लेते। हाँ, तो उसने खूब डिसीजन लिए, लगातार डिसीजन लिए। कुछ अच्छे डिसीजंस रहे, कुछ खराब डिसीजंस रहे। अच्छे डिसीजंस में जो मुझे लगता है रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे जो उनका काम रहा बढ़िया रहा, पर फाइनेंस के मैटर्स में बहुत सारी जगहों पे उनसे गलतियां भी हुई। गलतियां इन द सेंस कि उनके डिसीजंस गलत साबित हुए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि हमारी डेली लाइफ में हर रोज हर समय हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। घंटी बज चुकी है, आप लोग अगर यहां बैठे हुए हैं अभी भी, तो ये आपका डिसीजन है, मैं अब रोक नहीं सकता हूं। घंटी बजने से पहले मैं रोक सकता था, पर घंटी बजने के बाद ये आपका डिसीजन है कि आप बैठे हुए हैं। और ये आप डिसीजन किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट कितनी होगी, इसके फायदे कितने हैं और इसके नुकसान कितने हैं, क्लास आने के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। किसी के यहाँ घर में कोई आज वो तेल मायन का प्रोग्राम रहा होगा, तिलक का प्रोग्राम रहा होगा, उसने कहा ना हम सवेरे जाएंगे, 2 घंटा क्लास करके बाद में आ जाएंगे। दैट वाज हिज और हर डिसीजन। उसने अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स कैलकुलेट किए कि क्या लाभ है और क्या हानि है। उसके बाद वो क्लास अटेंड किया, किसी ने किया और उसने कहा ना 2 घंटे में तो जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं आई हैं चली जाएंगी, तो हमको जाना ज्यादा जरूरी है। क्लास का क्या है, क्लास में तो वही लड़कियां हैं, वो तो फिर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए वो अपने प्रोग्राम में चले गए। बाद में क्या हुआ, वो फेल हो गए, जो क्लास में आए वो पास हो गए। ठीक है, क्यों जानवी, शादी हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी आप लोगों से, नहीं कल तो सैटरडे है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वैसे 2 तारीख को खुला है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 2 तारीख को नहीं आओगे। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय एंड अच्छे से जगह पे खेलिए। काहे आओगी जी?